नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूरा साल भर का करंट अफेयर्स। ये हम हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर है उसके लिए रहेगा। और हम जो है पूरा करंट अफेयर्स तैयार करके लाएंगे लगभग 6 से 7 लेक्चर्स में आर्ट एंड कल्चर को डेडिकेटेड। और ये जो पूरा पोर्शन रहेगा वो हम जो है लगभग हमने 4 से 5 मैगजीन का मटेरियल उठाया है। इससे पहले हम समझें कि ट्रेंड क्या है, आपको ये एक एनालिसिस देखना होगा। 2013 से लेके 2019 के बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री और कल्चर से, वो लगभग ऑन एवरेज 16 से 17 प्रश्न आ रहे हैं, जो कि हाईएस्ट 21 भी आए हैं 2018 में। और इसको आप 2019 के पेपर से कंपैरिजन करेंगे तो ये हिस्ट्री और कल्चर के 15 प्रश्न में से जो है फ्रीडम स्ट्रगल से 6 प्रश्न आ रहे हैं, कल्चर और रिलीजन से 5 प्रश्न आ रहे हैं और एंसेंट और मिडाइवल से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जो ये बीच वाला पोर्शन है 5 प्रश्नों के लिए हमारा एम्फेसिस इन्हीं पे रहेगा। फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल आपको कवर करना है, किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है ये प्रश्न। इनसे जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही ठीक ठाक आते हैं, आसान से आते हैं, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चाहिए 6 प्रश्नों के लिए आप अच्छी तैयारी रखना विपिन चंद्रा पढ़ के। और कल्चर वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादातर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो आप इन ये जो लेक्चर्स हैं उन पर उनको आप रिलायबल सोर्स मान सकते हैं। इसके अलावा एंसेंट और मिडाइवल से जो भी घटनाएं अभी चर्चाओं में थी पूरे साल भर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे करंट के फॉर्म में। लेकिन आपको एंसेंट और मिडाइवल के लिए अंदर से भी पढ़ना पड़ेगा काफ़ी। बात करते हैं करंट अफेयर्स जो हम इस पूरे सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। वो जो होगी हमारा आज का लेक्चर इंटेंजिबल हेरिटेज टेंजिबल हेरिटेज को लेके रहेगा। सॉरी। तो हमारा जो पोर्शन है ये 7 पॉइंट्स में जो है कवर अप होगा। और आर्ट एंड कल्चर जो है पूरी साल भर की जो चर्चाओं में थी वो सब डिस्कस की जाएगी इसी के माध्यम से। समझते हैं डिफरेंस क्या होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज में। टेंजिबल जो हेरिटेज है यानी कि मूर्त विरासत, और इंटेंजिबल हेरिटेज है अमूर्त विरासत। सबसे पहले समझते हैं विरासत क्या होती है। देखिए दोस्तों, आपको जो पूर्वजों से मिलता है जो कुछ भी, वो सब आप विरासत के अंदर काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऊपर लीजिए कि आपके दादाजी ने आपके पिताजी को विरासत के फॉर्म में ज़मीन दी या जायदाद दिया, या जो आ, मकान दिए या कुछ असेट दिया, सोना दिया, चांदी दिया, तो वो जो विरासत है जो आपको फिजिकल फॉर्म में मिली वो टेंजिबल विरासत होती है। आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उनकी प्राइसिंग कर सकते हैं। जो दूसरी टाइप की जो विरासत है वो इंटेंजिबल विरासत, वो क्या होती है? आप आपके दादाजी ने आपके पिताजी को कुछ रहन सहन, चलना फिरना, ढंग, जो भी पूरा संस्कार, एक टाइप से संस्कार सिखाए आपके पिताजी को। तो वो जो संस्कार है, जो वो जो मूल्य हैं जो आपके पिताजी को आपके दादाजी ने सिखाए या उनके दादाजी ने उनके पूर्वजों ने सिखाए, तो वो कहलाती है इंटेंजिबल हेरिटेज। तो इंटेंजिबल जो हेरिटेज है वो बेसिकली ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के फॉर्म में, लोकल नॉलेज के फॉर्म में या ट्रेडिशनल स्किल्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, लैंग्वेज हो गया, फेस्टिवल हो गया। तो ये सब की सब इनको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन आप इनको समझ सकते हो कि ये हमें पूर्वजों से मिली हुई विरासत है। जो दूसरी पहली विरासत है टेंजिबल हेरिटेज, उनको आप ये फिजिकल आर्टिफैक्ट्स के रूप में होती है, तो आप इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स है, लिटरेचर है, ये सब कुछ जो है टेंजिबल हेरिटेज में आता है। आज हम जो पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इन 6 से 7 बिंदुओं पर, जो कि पूरे साल भर करंट में थी, ये पूरी टेंजिबल हेरिटेज की इवेंट्स हैं जो हम चर्चाओं में करेंगे। इससे पहले हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा जो है वो प्रश्न जो देखने का जो हमारा पर्पस था वो बिल्कुल ये था कि हम जो है पिछले साल के ट्रेंड्स को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये 2014 का प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताना है, इसके इतिहास के संदर्भ में। तो आप आपके सामने 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो बादामी की जो गुफाएं हैं वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है भारत की। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो चट्टानों को काट कर जो आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं उनमें सबसे पुरानी है। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो बराबर की गुफाएं हैं, बराबर रॉक कट केव है, वो आजीवों के लिए बनाई गई थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट है जो एलोरा है, एलोरा की गुफाएं वो भिन्न भिन्न संप्रदायों के लिए बनाई गई है। तो आप इन तीनों में से आप लगा सकते हैं कि कौन सा आपको सही लगाना है, ये उत्तर आप देखेंगे नहीं। तो आप अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया तो आप इसको इस तरीके से, अब मैं थोड़ा बहुत इसको एलिब्रेट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर इसको देखोगे ध्यान से
तो बादामी की गुफाएं हैं ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट किए हुए हैं, ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो बराबर की गुफाएं हैं वो एम्परर चंद्रगुप्त द्वारा बनाई गई। अब ये दोनों स्टेटमेंट अब एक दूसरे को, अगर थोड़ा सा आपको भारतीय इतिहास का पता है, भारतीय इतिहास की समझ है, तो आप इसको आपको लगेगा कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ। कि बादामी की जो गुफाएं हैं ये बनाई गई है चालुक्यों के टाइम की, लगभग 6th सेंचुरी एडी की। 6th सेंचुरी एडी में चालुक्य जब आएंगे, इसमें भी पुलकेशन फर्स्ट जब चालू होगा तब से ये जो है गुफाएं बनाई जाएगी। तो ये जो गुफाएं 6th सेंचुरी एडी की है, जबकि अगर बराबर की गुफाएं देखेंगे तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लगभग 300 बीसी के राजा हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनमें डिफरेंस कितना है। और अगर ये चंद्रगुप्त ये सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वैसे ही खारिज हो जाता है, वैसे ही गलत हो जाता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को आप गलत कर सकते हैं, सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बराबर की जो गुफाएं हैं वो स्टार्टिंग में आजीविकों के लिए तैयार की गई थी। फिर एलोरा की जो है गुफाएं वो सबके लिए थी, विभिन्न संप्रदायों के लिए थी। तो आप इसमें बी और सी आंसर लगा सकते हैं, 2 और 3 आंसर लगा सकते हैं, तो बी इज करेक्ट पड़ेगा। अब भारत में एक मेगालिथिक साइट मिली है, हालांकि हर साल कुछ ना कुछ साइट्स मिलती रहती है, पर ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पर पूरी मेगालिथिक कल्चर प्रीडोमिनेट करती है स्टार्टिंग से। ये मेगालिथिक कल्चर जो है वो लगभग 300 बीसी से 100 एडी के बीच में पाई जाती है। लेकिन इंडिया के मामले में ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ 12th सेंचुरी एडी तक भी ऐसे मेगालिथिक साइट्स मिली है, जो कि बड़े बड़े पत्थर जो है रखे जाते हैं। मेगालिथिक का मतलब ये होता है बेसिकली दोस्तों, अगर इसको जूम इन करते हैं इस इमेज को, तो मेगालिथिक वो कल्चर होती है जहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो रखे जाते हैं। किसके लिए? जो जो यहाँ पर जो चीज मतलब जो ये कोई प्रेस्टिजियस फैमिली होती है, या फिर कोई महान आत्मा होती है, या कोई महान व्यक्ति होता है, तो उनकी जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो मतलब अवशेष होते हैं, उन पर जो है एक बड़े पत्थरों द्वारा शिलाएं रखी जाती है। ये उनको बाद में याद रखने के लिए, या उनको उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए दोनों तरीके से की जा सकती है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए हमारे यहाँ पर केरला में ये बॉर्डर है तमिलनाडु और केरला की। इस जगह पे, इस पर्टिकुलर साइट पे एक पोथमाला हिल्स है। पोथमाला हिल्स जो है दोस्तों, वहाँ पर एक हमें केरला का सबसे बड़ा जो है मैनहीर मिला है। अब आप पूछेंगे मैनहीर होता क्या है? तो मैनहीर दोस्तों मैं आपको समझा दूं थोड़ा बहुत। ये जूम इन करते हैं एक बार फिर से। मैनहीर देखो दोस्तों, ये आपको ये पत्थर दिख रहा है, ये एकदम जमीन से जो है खड़ा हुआ पत्थर है। तो आप देखोगे कि वर्टिकली जो जमीन से जो खड़ा हुआ पत्थर है वो कहलाता है मैनहीर। अब आप देखोगे ये इसके पैरेलल, इसके समानांतर बहुत सारे पत्थर खड़े हुए हैं, ये भी इसके पैरेलल है। तो अब दोस्तों ये जो पैरेलल जो श्रृंखला खड़ी हुई है और जिसपे ये अवशेष ढांचा बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। एक होता है मैनहीर, समझा दिया मैंने कि मैनहीर तो जो पत्थर खड़ा होता है वो होता है, लेकिन इसके साथ में जो पत्थर होता है वो अलाइनमेंट होता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो ये ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर जो है इस पर्टिकुलर साइट में अगर खड़े मिले आपको, तो उसको, उस पूरी साइट को आप बोलोगे एवेन्यू। तो आपको, आई होप आपको ये जो है ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मैनहीर, अलाइनमेंट और एवेन्यू का। तो आप ये तीनों को अंतर याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मैंने बताया आपको पोथमाला हिल्स के यहाँ पर एक सबसे, केरला का सबसे बड़ा मैनहीर मिला है। हमने अदर रिलेटेड फैक्ट में अगर अपन बात करें मेगालिथिक कल्चर के बारे में, दोनों अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मेगालिथिक जो कल्चर है भारत में, अगर हम पूरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो मेगालिथिक कल्चर, जो मेगालिथिक ये वर्ड दिया था ए हर्बर्ट ने, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ए हर्बर्ट ने ये नाम दिया, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं। ए हर्बर्ट ने ये नाम दिया था। और यूरोप में आपने एक ट्रेंड में समझा देता हूँ, आपने ये स्टोन हेंज का नाम सुना होगा। तो ये लगभग जो है 3000 बीसी की साइट्स है। तो यूरोप में बहुत सारी साइट है, लगभग 36,000 के आसपास, 36,000 से भी ज़्यादा साइट है वहाँ पर मेगालिथिक कल्चर को जो रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखते हैं ये पूरी दुनिया भर में अलग अलग टाइप की साइट्स हैं। तो ये इनकी जो टाइम पीरियड है यूरोप के साइट्स की, वो 3000 बीसी माना जाती है। और उस टाइम पे यूरोप में जो चलता रहता है वो ब्रॉन्ज एज है। तो वहाँ पर ब्रॉन्ज की खोज हो चुकी होती है जल्दी, तो वहाँ पे ब्रॉन्ज एज चालू हो जाता है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें, तो इंडिया में जो है कर्नाटक में जो है हल्लूर है। हल्लूर में जो साइट मिली है, सबसे पुरानी साइट हल्लूर में मानी जाती है, वो 1000 बीसी की है। हालांकि हम देखते हैं कि जो
ये जो पत्थरों से जो संस्कृतियाँ मिलती है, उनकी जो टाइम ड्यूरेशन निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पत्थरों का कभी भी हम C14 द्वारा कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इनका निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इनसे जो वेरियस रिमेन्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के, उनके टाइम ड्यूरेशन के आधार पर हम इनका समय निकालते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। तो काल निर्धारण इसमें बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी हम बात करेंगे, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये जो सभ्यता है वो ब्रॉन्ज एज के समकक्ष नहीं मान के पैरेलल जाती है किसके, आयरन एज के। तो आप ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको तीन चार चीज़ें याद रखनी है। मैंने एक प्रश्न यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए एक प्रश्न डालने का प्रयास किया है। आप इसको देखिए, आपको असत्य पहचान करना है इसमें। मैनहीर जो है मुख्यतः महापाषाण कालीन संस्कृति स्थल है जिसमें कई अलाइनमेंट और एवेन्यूज शामिल हैं। इज इट ट्रू? आप इसको देख सकते हैं। अगर ये ट्रू है, आपको अगर मैंने जो लेक्चर समझाया अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। दूसरा है, संगम कालीन साहित्यों में मैनहीर जो होते हैं उसको नदुकाल या ननुकाल कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, दुनिया की महापाषाण संस्कृतियों में अधिकतर, इसको क्लिक करना आप, अधिकतर कांस्य युगीन संस्कृतियों के समानांतर रही। तो आप देखोगे तो मैंने बताया था कि मैनहीर जो है वो एक पत्थर होता है बेसिकली, वो कोई स्थल नहीं होता। स्थल जो होता है अगर अपन कहें तो एवेन्यू एक तरीके से थोड़ा बहुत स्थल के फॉर्म में चला जाता है, लेकिन मैनहीर नहीं होता। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप इसमें असत्य किसको पहचानोगे? तो सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि संगमकालीन साहित्यों में जो है उसको मैनहीर को ननुकाल या नदुकाल कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, दुनिया की जो महापाषाण कालीन संस्कृतियों में ज्यादातर कांस्य युगीन संस्कृतियों के समानांतर रही। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में जरूर ये आयरन एज के समानांतर रही, लेकिन दुनिया में ज्यादातर ये ब्रॉन्ज एज के ही समानांतर रही। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको लगा सकते हैं। तो इसमें आप लगाओगे ए, केवल एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौखंडी स्तूप की। चौखंडी स्तूप क्यों न्यूज़ में है? देखिए दोस्तों, आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अपन पूरा जो है बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उनसे संबंधित साइट्स की बात करेंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो इससे संबंधित 2 4 5 फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए, वो उन्हीं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था चौखंडी स्तूप। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पानी ये डिक्लेयर किया है। प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से डिक्लेयर कर दिया है चौखंडी स्तूप को। तो ये क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको क्यों न्यूज़ में है। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि चौखंडी स्तूप बेसिकली है क्या। देखिए दोस्तों, आपने एक जगह का नाम जरूर सुना होगा डेफिनेटली, सारनाथ। तो ये जो स्तूप है वो बेसिकली सारनाथ में स्थित है, यूपी में, वाराणसी के पास में। ये बहुत प्राचीन बौद्ध स्थल माना जाता है। और ये जो पूरा स्तूप है, अगर आपको इसको जूम इन करते हैं तो आप देखोगे ये जो स्तूप है वो ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, और इसके शीर्ष पर जो है ये एक अष्टभुजाकार इमारत भी आप देख सकते हैं। तो ये ईंटों से बना हुआ पूरा स्तूप है और ये अष्टभुजाकार मीनार। अब इस मीनार के इतिहास के बारे में, ये पूरा स्तूप जो है वो तो अशोक के टाइम पे बनाया गया था, लेकिन अगर जो इस मीनार के इतिहास जानोगे आप तो ये हुमायूं के टाइम पे बनाई गई, 1588 में बनाई गई है ये अष्टभुजाकार मीनार। तो आप इसको देख सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सारनाथ, इससे मैं पहले एक बार आपको इसी स्तूप के माध्यम से, अगर इसको जूम करके मैं थोड़ा बहुत आपको एक स्तूप का स्ट्रक्चर समझा देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए स्तूप का। देखिए ये पोर्शन जो है ये अंड कहलाता है स्तूप का। ठीक है, यहाँ पर जो होती है एक आप देखोगे अंड के जो आसपास होती है वो इसके ऊपर जस्ट जैसे ही अपन जाते हैं तो ये हर्मिका होती है। हर्मिका के ऊपर जो है एक कलश रखा जाता था, या इसको बोलते थे छत्र। छत्र और कलश दोनों बोला जाता था। ठीक है, ये अंड वाला पोर्शन हो गया। ये जो बाहर जो दीवार बनी होती थी उसको कहते थे वेदिका। ठीक है, जो बाहर की दीवार होती थी। और यहाँ पर जो गेट होता था उसको बोलते थे तोरण। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। इसके चारों ओर जो एक बीच में जो जगह होती थी रेलिंग, उसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। इसके अलावा सारनाथ में बहुत सारी और भी साइट्स हैं, उन पर भी हम चर्चा करें। देखिए ये सारनाथ है, सारनाथ में दूसरी साइट्स कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। देखो सारनाथ सिर्फ बौद्ध स्थल ही नहीं है, ये एक जैन स्थल भी है। बौद्ध स्थल में अगर अपन बात करें तो बहुत सारी साइट है, जैसे कि थमेक स्तूप,
आपने नाम सुना होगा। चौखंडी स्तूप के अलावा धमेक स्तूप भी है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। दूसरा स्तूप है जो विहार है, मूलगंध कुटी विहार, जहाँ पर जब सारनाथ में भ्रमण के लिए बुद्ध आए थे, वहाँ पर उन्होंने प्रवास किया था। तीसरा जो फेमस बोधि वृक्ष भी यहाँ पर स्थित है, जहाँ जो कि अनुराधापुर श्रीलंका से लाया गया था। फिर चौथा अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारनाथ में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। अब जैन स्थल की अगर बात करें तो जो 11वें तीर्थंकर थे जैन दर्शन के, 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ जी की जन्मस्थली भी ये स्थान माना जाता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैन स्थल भी है और बौद्ध स्थल भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है और अमासर एक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस हम बाद के टॉपिक्स में करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इस पर इसके बहुत लंबा इतिहास रहा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इस संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक अमासर एक्ट है। अमासर क्या होता है दोस्तों? एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। 1958 में ये एक्ट आया था, अमासर 1958 में ये एक्ट आया, और इस एक्ट के तहत ही एक सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 के तहत एक प्रावधान है कि कोई भी भारत का जो राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जा सकता है अगर वो 100 साल से प्लस का स्थल है, तो उसके संरक्षण, अनुरक्षण, इसका जो उत्तरदायित्व है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती जो कला शैली है वो बेसिकली क्यों चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों आपने एक न्यूज़ शायद पढ़ी हो इन दिनों कि एक आंध्र प्रदेश में गुंडलाकम्मा नदी है। आंध्र प्रदेश में गुंडलाकम्मा नदी है, वहाँ पर एक बौद्ध स्मारक की खोज की गई है। जो खोदा गया जो स्मारक है वो वहाँ पर जो है स्थानीय चूना प्रस्तर निर्मित स्तंभ पाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, वो स्तंभ जो है बेसिकली आंध्र सातवाहनों के टाइम के भी हैं कुछ, और कुछ इक्ष्वाकुओं के टाइम के भी हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इन थोड़ा सा राजवंशों के बारे में बता दूं। आंध्र सातवाहन जो वंश है भारत की भूमि पर, जब ये देखो आपने भारत का नक्शा, मैंने बहुत ही टिपिकल टाइप का भारत का नक्शा बना दिया। ये वाला जो एरिया है ये आंध्रों के अंतर्गत आता था। जब मौर्य साम्राज्य टूटेगा तो मौर्य साम्राज्य के समानांतर बहुत सारे अलग अलग जो है वो बहुत भागों में टूट जाएगा। तो पहले शुंग वंश आएगा, शुंग और कण्व यहाँ पर पाटलिपुत्र से ही शुरू होंगे, लेकिन जो आंध्र सातवाहन है साउथ में जो सबसे मजबूत एम्पायर बनेगा वो आंध्र सातवाहन बनेगा। अब जब आंध्र सातवाहन टूटेंगे तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग जो है साम्राज्य बनेंगे, इनमें से एक आएगा इक्ष्वाकु। तो ये जो शैली है गांधार अमरावती शैली, तो आपने एक कनिष्क राजा का नाम सुना होगा। कनिष्क के टाइम पे गांधार क्षेत्र में गांधार शैली प्रचलित होगी, अमरावती और मथुरा क्षेत्र में मथुरा शैली प्रचलित होगी। और ये जो अमरावती वाला क्षेत्र है उस टाइम पे पर्टिकुलर वहाँ पर अमरावती शैली प्रचलित होगी। ये अमरावती वाला क्षेत्र है जहाँ पर आजकल के अमरावती जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों जो ये शैली है वो पर्टिकुलर मूर्ति निर्माण से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है। तो इन तीनों भी शैलियों में भी अपन डिफरेंस देखेंगे। पहले हमने देख लिया कि गुंडलाकम्मा जो रिवर है उसके बाद उसके नदी के तट पर एक बौद्ध स्मारक की खोज हुई है जो कि इक्ष्वाकु वंश के टाइम का लगभग 150 से 300 एडी के टाइम का माना जा सकता है। तो अमरावती शैली में की अगर महत्वपूर्ण विशेषता बताएं तो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक चित्रों के बजाय, देखिए आप ध्यान से देखें, प्राकृतिक चित्रों के बजाय जो है मानवीय चित्र ज़्यादा बनाए गए हैं। मानवीय चित्रों में भी उनका जो लीलाएं हैं, भंगिमाएं इस तरीके से हैं कि आपको एक चित्र से पर्टिकुलर उस पूरी कथानक का जो है वो कथा समझ में आ जाएगी। आप कथात्मक कला है, मतलब ऐसी आर्ट है कि आर्ट से आपको पूरी कहानी का पता लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहती है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है अमरावती कला की। अब हम देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों कलाओं में। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि आपको कि अभी भारत के नक्शे द्वारा कि ये जो क्षेत्र है गांधार क्षेत्र है, ये मथुरा क्षेत्र है और ये अमरावती क्षेत्र है। ये तीनों जो क्षेत्र है, अब आप देखोगे ये कनिष्क के टाइम पे डेवलप हुए गांधार और मथुरा कला, लेकिन ये आंध्रों के टाइम पे आते आते नीचे साउथ में जाते जाते तो ये दोनों जो शैलियाँ मानी जाती है वो पूर्णतः स्वदेशी मानी जाती है और इस पर जो है बाह्य प्रभाव माना जाता है हेलेनिस्टिक और यूनानी कलाओं का।
इसके अलावा इनमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, इनका जियोग्राफी बहुत मैटर करता है। जिनके पास जो संसाधन उपलब्ध थे, जिस प्रकार के पत्थर उपलब्ध थे, उन्होंने उसी प्रकार की कलाओं पे ध्यान दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर गांधार शैली की बात करूँ तो गांधार शैली में ज़्यादातर धूसर बलुआ पत्थर यूज हुआ है, धूसर लाल पत्थर। तो धूसर बलुआ पत्थर जो है वहाँ पे आराम से अवेलेबल था, इसलिए वहाँ पर आराम से वो इजीली पहुंच गया। लेकिन जो लाल बलुआ पत्थर है वो मथुरा शैली में प्रचलित हुआ, क्योंकि वहाँ अवेलेबल आसानी से हो गया। श्वेत संगमरमर अमरावती में, जहाँ पर अवेलेबिलिटी जिसकी जिस हिसाब से थी वहाँ पर वो चीज़ें मिली। दूसरा है इनसे संबंधित धर्म, ये बौद्ध को समर्पित है। मथुरा जो है बौद्ध, हिंदू, जैनों तीनों को समर्पित है, और अमरावती भी बौद्ध को समर्पित है। इनके संरक्षण कुषाण माने जाते हैं गांधार और मथुरा के, जबकि अमरावती के सातवाहन माने जाते हैं। फिर इसका प्रतिमाओं का विवरण, कि इसमें घुंघराले के दाढ़ी मूछें के साथ बुद्ध की आध्यात्मिक प्रतिमाएं बनाई गई है। इधर मथुरा में दाढ़ी मूछों के बिना बुद्ध की मानवीय प्रसन्न चित्त मुद्राएं बनाई गई है। इसके अलावा जो जातक कथाओं का चित्रण है वो अमरावती शैली में मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को देख के रहना। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं स्टूको स्कल्पचर की। स्टूको स्कल्पचर क्या होता है, देखो पहले आप ये समझ लो। स्टूको स्कल्पचर जो होता है ये प्लास्टर की मूर्तियाँ होती है बेसिकली। आप इसको इस सिंपल भाषा में अगर समझो तो प्लास्टिक की मूर्तियाँ। लेकिन ये चर्चाओं में क्यों है स्टूको स्कल्पचर? स्टूको स्कल्पचर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जो तेलंगाना जो एरिया है, आपको तेलंगाना ये वाले एरिया में एक सूर्यपेट नामक डिस्ट्रिक्ट है। उस सूर्यपेट डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस साइट है, जो पहले भी काफ़ी 2001 से चली आ रही साइट है, फणगिरी। तो फणगिरी में लगभग जो है अब तक की जो है देश की खोजी गई सबसे बड़ी स्टूको पेंटिंग मिली है फणगिरी में। देश अब तक की पुरानी जो सबसे बड़ी स्टूको मूर्ति है वो फणगिरी से मिली है। फणगिरी जो बौद्ध साइट है वो 2001 में खोजी गई, जो मैंने कहा आपको। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे महास्तूप भी मिले हैं सातवाहनों के टाइम के, और यहाँ पर चैत्यगृह भी मिले हैं। और इसके अलावा वोटाइव जो होते हैं, वोटाइव स्तूप, जहाँ व्रत व्रत और अनुष्ठान किए जाते थे, तो वो स्तूप भी मिले हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सभागार भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी किसी टाइम में, फणगिरी, आप याद रखना। तो यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया स्टूको स्कल्पचर मिला है, आप ये ध्यान रखना। स्टूको स्कल्पचर बेसिकली दोस्तों क्या होता है, चूने, रेत और जल, इन तीनों को मिला के मूर्तियां बनाई जाती थी पहले, तो वो स्टूको स्कल्पचर होता है। ठीक है, गांधार क्षेत्र से पूरे क्षेत्र में फैला। देखिए दोस्तों, मैंने एक बात आपको पहले नहीं बताई होगी कि जो जितनी भी ज़्यादातर आर्ट्स जो हमारे भारत में एंटर करी है, तो वो इसी पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में आएगी। तो इस सीमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस भारत के बाहर जो भी डेवलपमेंट होता है वो हमारे इधर के साइड से ही आता है। तो आप ये देखो, स्टूको स्कल्पचर जो है भारत में जो आर्ट आई है वो गांधार क्षेत्र से आएगी। तो हमारे जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर वगैरह बने हैं बाद के, तो वहाँ पे जो विमान वगैरह बने हैं, तो वहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर जो है स्टूको स्कल्पचर का प्रयोग किया गया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मिनी खजुराहो, तो यहाँ पर जो ये मूर्तियाँ हैं ये भी स्टूको स्कल्पचर ही है। चलिए बात करते हैं मिनी खजुराहो पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने मिनी खजुराहो के जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार कराने का बीड़ा उठाया है, और ये जीर्णोद्धार चालू है। अब इसको मिनी खजुराहो जो है एक स्थित कहाँ है, तो ये है, देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, उस गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और ये लगभग जो है 24 मंदिरों का समूह है। जैसे खजुराहो के जो मंदिर है वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का समूह है, वैसे ये 24 मंदिरों का समूह है। और 9th से लेकर 12th सेंचुरी 20 AD तक इस मंदिरों के निर्माण करवाए जाएंगे, ऐसे मंदिरों के। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट, जिस नाम से ये मार्कंडेय जो इस मंदिर का नाम है मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर जो है, ये इसी जिस नाम से है, तो ये शिव भगवान को समर्पित मंदिर है, और ये मेन यहाँ का टेम्पल है। तो ये जो मंदिर है वो वेणगंगा नदी के तट पर स्थित है। मार्कंडेय जी को, भगवान मार्कंडेय को समर्पित है, यानी कि शिव को समर्पित है। तो इसको बेसिकली जो है मिनी खजुराहो बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस प्रकार की शैली में बने हुए हैं टेम्पल्स, वो खजुराहो के टेम्पल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो ये तीनों अपन टेम्पल स्टाइल पे भी बात करते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर जो सारे मंदिरों नागर शैली में प्रचलित है। तो नागर शैली के मंदिरों का जो समूह है वो ये मंदिर पूरा सेट है, मतलब पूरा सेट ऑफ मंदिर, सेट ऑफ टेम्पल ये है। तो अब अपन देखते हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली में अंतर क्या है।
नागर शैली बेसिकली दोस्तों ये देखो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे जो है ये मंदिर होता है। ये प्लेट मतलब फिर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कोई जलाशय होगा या फिर कोई कोई ना कोई एक मतलब पर्टिकुलर वाटर सोर्स जरूर होना चाहिए, तभी ये मंदिर बनाए जाते हैं। तो और इसके अलावा फिर बाद में तो ये कोई ज़रूरी वो नहीं रही, इसेंशियल चीज़ नहीं रही। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो आपको आप देख सकते हो ये शिखर है, बहुत सारे शिखर है, और इसको यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कलश बनाया गया था, फिर इसके नीचे आमलक कहा जाता था। फिर ऐसे ये एक मंदिर निर्माण की जो कला है इसमें कुछ स्पेशल फीचर है। इसी तरीके से साउथ वाले जो मंदिर रहे उनमें जो गोपुरम में एंट्री गेट है वो है, पहले स्टार्टिंग में छोटे थे लेकिन बाद में ये बड़े होते गए, जो कभी कभी शिखर तक भी चले जाते थे। शिखर वाला जो पोर्शन होता है ना ये वाला, उससे भी ऊंचे ऊंचे तक जाते थे। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो होता है गर्भगृह होता है, फिर ये विमान होता है, और ये मंडप होता है, पूरा मंडप वाला एरिया ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक इसके इन दोनों के जो बीच वाला जो क्षेत्र है उसमें एक शैली डेवलप हुई, बेसर शैली, जिनमें दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। हमारा जो एक क्वेश्चन है आप इसको अटेम्प्ट कर लो कि जो नागर और द्रविड़ और बेसर जो शैली है वो क्या है। क्या ये रेशियल ग्रुप है भारतीय उपमहाद्वीप के, या फिर ये कोई लिंग्विस्टिक डिवीजन है, भाषाई विभाजन है, या ये मंदिर में निर्माण की शैली है, या फिर ये एक म्यूजिकल घराने हैं तीन अलग अलग। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सी आंसर बैठेगा। बृहदेश्वर टेम्पल नेक्स्ट आता है हमारा। बृहदेश्वर टेम्पल टेम्पल ये न्यूज़ में क्यों है देखिए बृहदेश्वर टेम्पल जो है, आपने ये मैंने ये न्यूज़ का एक कटिंग आर्किट वो लगा रखा है आर्टिकल। इसके हिसाब से जो बृहदेश्वर टेम्पल है वहाँ में 1997 में आग लगी थी ड्यूरिंग एक वहाँ पर कुंभाभिषेक, एक समारोह होता है कुंभाभिषेक। इसमें क्या होता है, जो कुंभ होता है, घड़े होते हैं, उनसे अभिषेक किया जाता है। तो ये शिव भगवान का टेम्पल है। वहाँ पर जो है वहाँ पर एक स्पार्किंग से आग लग गई थी 1997 में। उसके बाद ये जो प्रथा थी कुंभाभिषेक की वो बंद हो गई थी। इस प्रथा को वापस 23 साल बाद 2020 में वापस स्टार्ट कर दिया गया है, और 2020 में फिर से ये एक बार चर्चाओं में था कुंभाभिषेक समारोह। इस समारोह में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो शिवलिंग होती है उस पर जो है जल चढ़ाया, जल का अभिषेक किया जाता है, जल दूध और इनका। तो ये कुंभाभिषेक वाला प्रचलन, तो ये काफ़ी बड़ा भव्य समारोह होता है साउथ में। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, मैंने समझा दिया कि कुंभाभिषेक 23 साल बाद वापस ये जो कुंभाभिषेक समारोह है उसका आयोजन किया गया है, क्योंकि 1997 में आग लग गई थी, उसके बाद ये आयोजन नहीं हुआ है। हमने समझ लिया कुंभाभिषेकम क्या होता है। ये फंक्शन होता है जिसमें कुंभ यानी होता है, एक तो कुंभ का दो मतलब होता है, एक तो घड़ा भी होता है कुंभ का मतलब, और एक होता है श्रेष्ठ कुंभ बड़ा, तो उसका दोनों टाइप का मतलब होता है। तो बड़ा अभिषेक, जिसको बड़ा अभिषेक भी कह सकते हैं या कुंभ द्वारा अभिषेक भी कह सकते हैं। टेम्पल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो महान राजा राजराज फर्स्ट चोल राजा, उन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया 1003 से लेके 10 तक। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, महाप्राणवान चोल मंदिर। उसमें 3 जो है टेम्पल आते हैं, जिनमें से फर्स्ट टेम्पल बृहदेश्वर का राजराज मंदिर आता है, राजराज का बृहदेश्वर मंदिर। उसके अलावा दूसरा जो टेम्पल आता है वो गंगई कोंडई चोलपुरम का मंदिर होता है, और तीसरा जो है ऐरावतेश्वर मंदिर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चोल टेम्पलों में आता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं चोल आर्किटेक्चर पे। चोल आर्किटेक्चर देखिए दोस्तों, कला और स्थापत्य की जो द्रविड़ शैली है उनको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि द्रविड़ शैली में जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो चोलों के टाइम पे हुआ है। तो स्थापत्य की जो शैली है, जहाँ पर बिना कटिंग के एक तरीके से फिजिकल जो स्थापत्य जो है वो मानव द्वारा बनाई गई, ज़्यादातर चूने पत्थरों से इनसे मिलके, तो वो उन्होंने किया है। जो हम पल्लव आर्किटेक्चर देखते हैं उनमें क्या किया है, ज़्यादातर रॉक कट्स करके उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया है। और इन्होंने जो है जैसे नॉर्थ में करते थे, चूने पत्थर गारे इनसे इनका यूज़ करके ही आर्किटेक्चर तैयार किया है। तो आप इन दोनों में नॉर्थ और साउथ की जो शैली है उनमें सामंजस्य देख सकते हैं चोलों के टाइम पे आके। इसके अलावा जो प्रमुख मंदिर जो है वो राजेंद्र फर्स्ट द्वारा बनाए गए हैं। और आप ऐसे देखें इसको पूरा, तो प्रमुख जो मंदिर में शामिल है, मैंने बताया आपको, गंगई कोंडई चोलपुरम का मंदिर,
और इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर है। ये बहुत सारे मंदिर फेमस टेम्पल बनाए गए हैं। इनका जो बेसिकली गोपुरम होता है वो गुंबदाकार शिखर और कलश निर्मित निर्मित किया जाता था उस टाइम पे। और जो बहुत सारे जो मंडप्स हैं, मंडप्स जो है बहुत ही भव्य होते थे और बहुत लंबे होते थे। और मंडपों में बहुत ज़्यादा जो बारीक आर्किटेक्चर जो होता था वो किया जाता था, बारीक तरीके से कलात्मकता दिखाई जाती थी उस टाइम पे। तो मंदिरों का बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ का जो है पाषाण और धातु निर्मित मूर्तियां बहुतायत में मिली है। और आपने एक मूर्ति का नाम सुना होगा, नटराजन। नटराजन जो मूर्ति है बेसिकली ये साउथ में चोल आर्किटेक्चर की ही देन है। इसके अलावा चोल कला में अगर अपन बात करें तो कला एक ब्रॉडर टर्म है। कला में स्थापत्य कला भी आ जाती है, फिर नृत्य भी आ जाता है, नाटक भी आ जाते हैं, चित्रकला भी आ जाती है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, नृत्य जो है भरतनाट्यम और कथकली इन मंदिरों के कारण, इन स्थापत्य के कारण जो है ये चर्चाओं में आई है। जब ये स्थापत्य डेवलप हो गए तो वहाँ पर बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हुई और वहाँ पर नृत्य जो है, नृत्य की शैलियाँ डेवलप हुई। इसके अलावा अगर अपन देखें, जब ये स्थापत्य डेवलप हुए तो बहुत सारे नाटक लिखे गए इन स्थापत्य के इर्द गिर्द। तो ये जैसे राजराजेश्वर नाटकम, राजराज विजयम, इस तरीके के स्थापत्य से ही ये नाटक निकले। इसी प्रकार चित्रकलाएं भी, जब मंदिर निर्माण हो गया तो उनकी जो दीवारों पर बहुत बारीक बारीक अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए। तो इस तरीके से वहाँ की चोल जो है चित्रकला भी डेवलप हुई। तो आप देख सकते हैं स्थापत्य का कितना बड़ा रोल है चोल एम्पायर को बिल्ड करने में, वहाँ की संस्कृति को डेवलप करने में। तो स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरंगा बावड़ी। सुरंगा बावड़ी देखो दोस्तों चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि हमारे एक एनजीओ है, प्राइवेट फंडेड एनजीओ है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने क्या किया है, सुरंगा बावड़ी जो है उसको, उसकी जो प्राचीनतम प्रणाली के रूप में उसको जो है प्राचीनतम जल प्रणाली दक्कन पठार की, उसके रूप में उसको शामिल किया है इस एनजीओ ने। तो ये एनजीओ क्या करता है बेसिकली दोस्तों, जो प्राचीन, जितने भी प्राचीन रिसोर्सेज है उनका किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, या हमारी जो पीढ़ी, आगामी पीढ़ी है उनमें किस तरीके से काम आ सकता है। तो ये एनजीओ इन चीज़ों पर काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बीजापुर वाला एरिया है कर्नाटका में, तो वहाँ पर जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट के अंतर्गत इस एंशेंट सिस्टम ऑफ दक्कन, द दक्कन प्लेटू, इस नाम से इन्होंने इस मॉन्यूमेंट को शामिल किया है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मैं एक सिस्टम बताता हूँ आपका, इनका जो ये डेवलप हुआ है वो आदिल शाह फर्स्ट के टाइम पे हुआ है बीजापुर में। जो बीजापुर, जब हम गोलकुंडा जो साम्राज्य है टूटता है 5 भागों में, तो इनमें से एक बीजापुर भी होता है। बीजापुर में आदिल शाही जो है साम्राज्य चालू होता है। तो आदिल शाही जो वंश था उनमें आदिल शाह फर्स्ट जो होते हैं, इन्होंने जो है एक जल वितरण प्रणाली बनाई उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये जो जल वितरण प्रणाली है वो आधुनिक जो नलकूप होते हैं उनकी तरह होती है, जो कि ग्राउंड वाटर जो होता है ना, बावड़ी बनाई जाती थी, बावड़ी में से जो पानी होता है वो महल तक पहुंचाया जाता था। तो इसी माध्यम से पहुंचाया जाता था। बहुत सारे अर्घट लगाए जाते थे यहाँ पे। तो बहुत सारी उस टाइम की जो फेमस टेक्नोलॉजीज थी, जितना अच्छा तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, तो इस वजह से ये जो है ये अभी चर्चाओं में था। और इस सिस्टम को कहते थे करेज सिस्टम। तो ये करेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बावड़ी में से पानी पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम था वो करेज सिस्टम था, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता था उसको पहुंचाया जाता था इसके तहत। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो बेलम केव्स। बेलम की जो गुफाएं हैं बेसिकली ये भारत की, ये एक हिंदू का आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला था और ये जो फंक्शन है किसी लोकल रीजन की वजह से है, थोड़ा सा लेट हो गया। तो बेलम की जो गुफाएं हैं बेसिकली आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये देखो, ये जो है चर्चाओं में क्यों थी दोस्तों, चर्चाओं में इसलिए थी कि मेघालय में जो है क्रेमलियत प्राग गुफाएं हैं। मेघालय की जो है क्रेमलियत प्राग गुफाएं जो है वो भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी गुफाएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ही ये बेलम केव्स आ सकती है। तो ये स्मॉल फैक्ट्स जो है पूछे जा सकते हैं। बीवी का मकबरा, दिलराज बानो बेगम, आपने नाम सुना होगा, रबिया उद दौरानी। ये मकबरा बनाया गया है 1651 से लेके 1661 तक। तो ये 10 सालों में बनाया गया था। तो साउथ का जो है इसको ताज भी कहा जाता था, और ताज भी कहा जाता है, और इसको ताजमहल की फुहर नकल भी कही जाती है। किसके द्वारा बनाया गया, औरंगजेब द्वारा। स्टार्ट तो औरंगजेब द्वारा जरूर करवाया गया, लेकिन इसका जो पूरा जो निर्माण है वो बेसिकली आजम शाह फर्स्ट द्वारा किया गया। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, आजम शाह फर्स्ट। तो आप ध्यान रखना इसको।
ये दक्कन का ताज कहलाता है। जो लास्ट जो आता है सिरसा थेर माउंड, यानी कि सिरसा का जो है ये थेर का टीला, इसको याद रखना, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। कि पुराने टाइम में जो सिरसा से जो तक्षशिला जाती थी वो प्राचीनतम नगर के लिए ये एक तरीके से उनको एक रोड मैप प्रदान करता था। तो ये एक प्राचीनतम नगरों में से बीच में स्टे, जहाँ पे स्टे किया जा सकता है, सराय बावड़ियाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी, तो ये सिरसा वाला क्षेत्र कहलाता था। इसकी खोज हुई है। अभी आप ये देख सकते हैं हरियाणा टूरिज्म की साइड से निकाला गया है, तो आप देख सकते हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में ये ले लिया गया है। 6th to 5th सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक ये साइट बहुत ही हाईलाइटेड रही है। और सिरसा को जो है ओल्डेस्ट टाउन में जो हरियाणा में स्थित है उनमें से माना गया है। और ये रूट था तक्षशिला जाने का, लीडिंग रूट था। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जैसे पाणिनि का अष्टाध्याय है, ये तो व्याकरण ग्रंथ है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है दिव्यावदानम, महाभारत, इन सब में इनका इसका सिरसा का जिक्र हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमने आज सिर्फ टेंजिबल साइट्स को लिया है। हम आगे भी आपके लिए इंटेंजिबल साइट्स के अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो 7 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, उनको पूरे को लेते हुए आएंगे। तो आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।